तो कहानी की शुरुआत में हम एक 11 साल की छोटी सी लड़की सिया को देखते हैं, जिसने आज का पूरा दिन एक पार्क में बिता दिया। और अब शाम के समय यहाँ पर बारिश होने लगती है, लेकिन बारिश से बचने की बजाय सिया वहीं पर बैठकर भीग रही होती है। अब इसी वक्त यहाँ पर एक 16 से 17 साल का लड़का आकर सिया को अपने छाते से ढक लेता है और कुछ समय और यहाँ पर बिताने के बाद सिया इस लड़के के साथ इसके घर पर जाने लगती है। अब इसके बाद यहाँ से 7 साल बाद का समय दिखाया जाता है। सिया अब 18 साल की हो गई है और वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है। और इसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए कुछ लड़के 7 साल पुराने एक केस के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर फोमी नाम के एक लड़के ने एक 11 साल की लड़की को किडनैप करके कई दिनों तक उसका रेप किया। सिया इन सब की बातचीत सुनकर थोड़ा अपसेट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग सिया के 7 साल पुराने केस के बारे में ही बात कर रहे थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिया अपने बॉयफ्रेंड राइको के साथ किसी अपार्टमेंट में रेंट से रहती है। ये दोनों पिछले कुछ महीनों से लिविंग रिलेशनशिप में हैं और राइको सिया के 7 साल पुराने अतीत के बारे में जानता है। इसी वजह से इस रिलेशनशिप में वो सिया को कुछ हद तक कंट्रोल करता है और राइको यहाँ पर सिया से शादी करना चाहता है, इसलिए वो सिया को अपने घर वालों से मिलवाना चाहता है। लेकिन सिया हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके घर जाने वाली बात को टाल देती है और इससे हमें पता चलता है कि वो राइको के साथ इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और अब कहानी में एक बार फिर से 7 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम फोमी नाम के उसी लड़के को देखते हैं जिसके साथ सिया कल उसके घर पर आई थी। और उसके घर पे सिया कुछ इस तरीके से सोई जैसे वो लंबे अरसे से चैन से सोई ना हो। अब अगली सुबह वो जाग कर देखती है कि फोमी उसके सामने बैठकर उसके जागने का इंतजार कर रहा है। और रात को डिनर के बाद सिया फोमी को बताती है उसके फादर की डेथ बहुत पहले ही हो चुकी है और उनके गुजरने के बाद सिया की मॉम उनके बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और अब सिया अपने अंकल आंटी के साथ ही रहती है। लेकिन ना जाने क्यों वो अपनी आंटी के घर वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए वो फूमी से पूछती है क्या मैं तुम्हारे साथ इस घर में रह सकती हूँ। और यहाँ पर फूमी उसे मना करके मायूस नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसके इस सवाल का जवाब हाँ में देता है। और कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सिया अपनी कलीग के साथ एक एंटीक शॉप में जाती है और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि इसके ऊपर एक कैफे है और वो दोनों ही कॉफी पीने के लिए उस कैफे में चली जाती हैं। लेकिन इस कैफे में पहुंचते ही सिया ने ऐसा क्या देखा जिससे उसके होश एकदम से उड़ गए। उसने इस कैफे के मालिक को पहली नजर में ही पहचान लिया, ये और कोई नहीं बल्कि फोमी ही था। और अब आज इतने साल बाद फोमी को देखकर सिया एकदम हैरान है, लेकिन वो उससे कोई भी बात किए बिना कॉफी पीकर चुपचाप चली जाती है। इसके बाद सिया अक्सर अपना काम खत्म करके उस कैफे में जाया करती और वो वहां पहुंचकर कॉफी ऑर्डर करने के बाद दूर से ही फोमी को देखती है। इसी वजह से अक्सर उसे घर पहुंचने में देरी हो जाती है। और जब उसका बॉयफ्रेंड राइको उससे लेट होने का कारण पूछता है तो वो उसे ऑफिस का ओवरटाइम करने का बहाना दे देती है। लेकिन एक दिन सिया का मैनेजर कहता है कि कल तुम्हारे यहाँ से निकलने के बाद तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कॉल आया था, वो तुम्हारी ऑफिस टाइमिंग और ओवरटाइम के बारे में पूछ रहा था, लेकिन कंपनी के रूल्स की वजह से हमने उसे कुछ नहीं बताया। और सिया के हर रोज लेट होने की वजह से राइको को उसके ऊपर शक होने लगा था। और अब एक दिन सिया ब्रेक टाइम में अपनी कलीग को राइको के बारे में बताती है और उसकी कलीग जूली कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि राइको तुम्हारी कितनी फिक्र करता है और शादी के लिए लड़के के पास एक अच्छी नौकरी और उसके माँ बाप की ढेर सारी जमीन जायदाद होनी चाहिए और ये दोनों ही राइको के पास हैं और तुम्हारे पास राइको जैसा बॉयफ्रेंड है। इसे देखकर मैं अंदर ही अंदर जेलस होती हूँ। और वो कहती है कि तुम्हारी लाइफ तो सेट है। और अगले दिन हम देखते हैं कि सिया उसी कॉफी शॉप में बैठकर एक किताब पढ़ रही है और कमरे की दूसरी ओर फोमी भी किसी किताब को पढ़ रहा है। और कहानी एक बार फिर से 7 साल पहले अतीत में जाती है, जहाँ पर सिया को फोमी के घर पे रहते 15 से 20 दिन हो गए और पूरा दिन साथ बिताने की वजह से ये दोनों घुल मिल चुके हैं। लेकिन एक दिन टीवी पे सिया की किडनैपिंग की न्यूज आती है कि 11 साल की किसी लड़की को पार्क से किसी ने किडनैप कर लिया। और ये खबर देख के सिया काफी परेशान हो जाती है और वो फोमी से कहती है कि मैं यहाँ से वापस अपने आंटी के घर नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर मैं नहीं गई पुलिस मेरी किडनैपिंग के इल्जाम में तुम्हें पकड़ लेगी। उसकी बात सुनकर फोमी कहता है कि मुझे पुलिस का कोई डर नहीं, लेकिन डर तो मुझे इस बात का है कहीं मेरा वो राज सबके सामने न खुल जाए जिसको मैं मरते दम तक छुपा के रखना चाहता हूँ। फिर सिया उससे पूछती है कि आखिर वो कौन सा राज है, लेकिन फोमी उसे कुछ नहीं बताता। फिर उस रात डिनर के समय सिया अपनी जिंदगी के कुछ राज फोमी को बताती है। वो कहती है कि उसकी आंटी का 14 साल का बेटा हर रात उसके साथ जबरदस्ती करता है और जब उसने इस बात को उसकी आंटी को बताया तो उसकी आंटी ने सारी गलती सिया की बताई और यही वजह है कि अब वो अपनी आंटी के घर वापस नहीं जाना चाहती। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सिया अभी भी उस कॉफी शॉप में बैठी है, लेकिन आज उसको ढूंढते हुए राइको भी वहाँ पर पहुँच जाता है और सिया यहाँ पर उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि राइको को
इस जगह के बारे में कैसे पता चला, और राइको उससे कहता है कि तुम हर रोज ओवर टाइम का बहाना बनाकर इस कॉफी शॉप में क्यों आती हो। और वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम्हें कॉफी इतनी पसंद है। और वो उससे कहता है कि चलो एक कॉफी मशीन खरीद लेते हैं ताकि तुम्हें बार बार यहाँ ना आना पड़े। और कुछ देर बातें करने के बाद ये दोनों यहाँ से घर चले जाते हैं। और यहाँ पर फोमी का रिएक्शन देखकर हम ये समझ जाते हैं कि फोमी ने सिया को काफी पहले ही पहचान लिया था, लेकिन उसके सामने कुछ भी जाहिर नहीं किया। फिर उस रात राइको सिया के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सिया के मना करने पर वो नाराज होकर सो गया। और इसके बाद कहानी फिर से एक बार 7 साल पीछे जाती है, जहाँ पर सिया उस पार्क में अकेले बैठकर बारिश में भीग रही थी। तब फोमी ने उसके पास आकर पूछा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जा रही। तब सिया ने बेबस नजरों से उसकी तरफ देखकर कहा कि अब मैं अपने घर कभी नहीं जाना चाहती। और उस दिन फोमी ने उसके अंदर छुपे दर्द को समझ लिया था शायद, इसलिए वो सिया को अपने साथ अपने घर ले गया। इसके बाद कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है और लगता है कोई ऐसी बात है जो सिया को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आखिर कोई तो वजह होगी उसके हर रोज फोमी के कॉफी शॉप जाने की। और अब एक रात वो उसके कॉफी शॉप के सामने खड़ी होकर उसके आने का इंतजार कर रही थी। और कुछ समय बाद फोमी अपनी शॉप क्लोज करके बाहर आया, लेकिन वहाँ उसके साथ एक लड़की भी थी। और ये देखकर सिया को लगा कि फोमी अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ चुका है। और सिया ने फोमी के घर तक उसका पीछा किया, लेकिन वो उससे कुछ कह ना सकी। अब देर रात को जब रिया अपने घर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि राइको बहुत परेशान है। और वो सिया को बताता है कि उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए उसे कल ही घर जाना होगा। लेकिन वो सिया को भी अपने साथ चलने की जिद करता है, और सिया उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत को देखकर वो भी मान जाती है। फिर अगले दिन ये दोनों राइको के घर जाते हैं, और राइको की फैमिली को सिया बहुत पसंद आती है और वो जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग सिया से उसके पास्ट के बारे में भी पूछते हैं, जिस वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। अब रात को जब सिया अकेली थी तो राइको की बहन उसके पास आती है और वो सिया से पूछती है, क्या राइको तुम्हारे साथ भी मारपीट करता है? और वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे घर में कोई भी तुम्हें ये बात नहीं बताएगा, लेकिन राइको अपनी पिछली गर्लफ्रेंड के साथ भी मारपीट किया करता था। वो हमेशा ही ऐसी लड़कियों के साथ रहता है जिन पर वो अपना अधिकार जमा सके। फिर एक दिन सिया को अपने दोस्तों से पता चलता है कि किसी ने फोमी के बारे में सोशल मीडिया पर सब कुछ अपलोड कर दिया है कि वो आज कहाँ रहता है, क्या करता है। और ये सब देखकर सिया बहुत ही परेशान हो जाती है, और वहाँ से अपने घर जाते वक्त उसे यही ख्याल आता है कि कहीं उसकी वजह से एक बार फिर से फोमी की जिंदगी फिर से खराब ना हो जाए। और जब रात को राइको जब घर पहुँचता है तो वो सिया से उसके परेशानी का कारण पूछता है, लेकिन सिया उसको कुछ बताए बिना घर से बाहर जाने की कोशिश करती है। तब राइको उससे पूछता है, क्या तुम फोमी से मिलने जा रही हो? और राइको के मुंह से फोमी का नाम सुनकर सिया चौंक जाती है, और वो समझ जाती है कि राइको ने फोमी को बदनाम करने के लिए इंटरनेट पे वो सब कुछ अपलोड किया है। और वो राइको से कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। फोमी अपने पास्ट को भुलाकर बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, और तुमने ये सब कुछ करके उसकी जिंदगी एक बार फिर से खराब कर दी। और राइको ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये लड़की अपने रेपिस्ट से इतनी हमदर्दी क्यों रखती है। और अब तक राइको ने जो शराफत का नकाब पहना हुआ था वो उसे निकाल फेंकता है, जहाँ पर वो पहले तो सिया की काफी पिटाई करता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इसी बीच सिया उसके सर पर एक भारी चीज से वार कर देती है, और मौका देख के नंगे पैर ही इस घर से भाग जाती है। और फोमी के घर की ओर जाते वक्त वो उस दिन को याद कर रही है जिस दिन ये दोनों अलग हुए थे। और कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है, जब फोमी के साथ सिया का आखिरी दिन था और पुलिस को अपनी तरफ आते देख सिया फोमी को भागने को कह रही थी, लेकिन फोमी ने सिया का हाथ पकड़कर कहा कि तुम्हारी जिंदगी किसी और की अमानत नहीं है, इसलिए इसे हमेशा अपनी तरह से ही जीना। और पुलिस वाले भी ये देखकर हैरान थे कि ये लड़की अपने किडनैपर के पास क्यों जाना चाहती है। और यहाँ पर सिया के अंकल आंटी उसे अपने साथ घर ले गए और फोमी को कुछ साल जेल में बिताने पड़े। और इसके बाद कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सिया बेघर होकर फोमी के घर के सामने बैठी हुई है। और कुछ देर बाद फोमी वहाँ पर आकर सिया से पूछता है, क्या तुम मेरे घर पर आना चाहोगी? ठीक वैसे ही जैसे उसने 7 साल पहले उससे पूछा था। फिर वो सिया को अपने घर ले जाकर उसके चेहरे पे लगे खून को साफ करता है, और इसी बीच सिया की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो रोते हुए फोमी से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत बदनामी झेलनी पड़ी। मैंने सबको बहुत बताने की कोशिश की कि तुमने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे अंकल आंटी और पुलिस ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। और फोमी उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तब तुम बहुत छोटी थी और जिंदगी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। और कुछ देर तक उनकी बातें ऐसे ही चलती रहीं और फिर सिया वहीं पर सो गई। और यहाँ पर सिया आज भी अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज
फोमी के पास ही पाती है और कुछ दिन बाद सिया फोमी के घर में एक कमरा रेंट पर लेके रहने लगी, क्योंकि वो पहले की तरह आज भी फोमी के आसपास ही रहना चाहती है और ये दोनों साथ घूमते फिरते और पहले की तरह खुश रहने लगे। और यहाँ पर सिया जानती है कि फोमी की लाइफ में पहले से ही कोई लड़की है, लेकिन फिर भी वो फोमी के आसपास रहना चाहती है और वो फोमी से अपने एक्स बॉयफ्रेंड राइको के बारे में बात करती है कि हर कोई हमें ऐसा बनाना चाहता है जैसा उसको पसंद है, लेकिन कोई भी हमें उस तरह एक्सेप्ट नहीं करता जैसे हम हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि फोमी की गर्लफ्रेंड उसके और भी ज्यादा करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन फोमी उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता, जिसे देखकर ये लगता है कि ये रिश्ता एक तरफा है। और सिया की फ्रेंड जूली एक सिंगल मदर है, इसलिए वो आए दिन नए नए मर्दों के साथ संबंध बनाती है, इस उम्मीद में कहीं इनमें से कोई मर्द उसके साथ शादी कर ले। और अब वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है, इसलिए अपनी 10 साल की बेटी को वो सिया के साथ ही छोड़ जाती है। और सिया के साथ साथ फोमी भी उसकी बेटी का ख्याल रखता है और ये तीनों एक साथ काफी खुश नजर आते हैं। और इधर राइको ने सिया के घर का पता लगा लिया है और वो सिया से मिलकर कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है तो तुम मेरे साथ वापस चलो। लेकिन सिया उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे किस गलती के लिए माफ कर दिया। अब ये सुनकर राइको भड़क जाता है और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिया उसे इनकार कर कहती है कि अब वो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। अब ये सुनकर राइको का गुस्सा और भी बढ़ने लगता है और वो सिया को धमकी देता हुआ वहाँ से चला जाता है। और फोमी की गर्लफ्रेंड वहाँ पर छुपकर ये सब देख रही थी और राइको के जाने के बाद वो सिया के पास जाकर उसे संभालती है, क्योंकि उसने पहले भी सिया को फोमी का पीछा करते देखा था और अब उसे इस बिल्डिंग में रहता देख उसे शक होता है कहीं उसके और फोमी के बीच कुछ चल तो नहीं रहा, इसलिए वो फोमी से बिना मिले वहाँ से चली जाती है। और रात को ये सारी बातें सिया फोमी से कहती है और फोमी उससे कहता है कि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास्ट के बारे में कभी नहीं बता पाया और यही वजह है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतना कनेक्टेड महसूस नहीं करता। शायद कहीं ना कहीं ये रिश्ता एक तरफा ही है। और इधर काफी समय बीत चुका है और जूली अभी तक वापस नहीं लौटी। अब सिया को अपने काम पर वापस लौटना था और फोमी उससे प्रॉमिस करता है कि उसके एब्सेंस में वो जूली का ख्याल रखेगा। अब फोमी और जूली की बेटी भी आपस में घुल मिल चुके हैं और फोमी को काफी पहले से पोयम लिखने का शौक रहा है। और एक दिन जूली की बेटी उससे कुछ पोयम सुनाने को कहती है और फोमी एक पोयम पढ़ना शुरू करता है जिसमें उसकी जिंदगी का दर्द छुपा था, कि एक राज जो उसने जिंदगी भर सबसे छुपा के रखा था, वो राज जिसकी वजह से वो जिंदगी भर अकेला ही रहा और कहीं उसके आंसुओं को देखकर सब समझ ना जाएं, इसलिए वो कई बार तालाब के बीचों बीच जाकर रोया करता। और अब एक दिन सिया अपनी बिल्डिंग में देखती है कि फोमी के खिलाफ लोगों ने कई सारे पोस्टर लगाए होते हैं और फोमी जब अपने शॉप पर जाता है तो वो देखता है कि यही सब बातें फोमी की शॉप पर भी लिखी हुई थी। और अब इसके अगले दिन सिया का मैनेजर उसे एक न्यूज मैगजीन का एक आर्टिकल दिखाता है जिसमें लिखा था कि फोमी ने अपनी पुरानी रेप विक्टिम के अलावा एक बच्ची को भी किडनैप कर रखा है। और सिया का मैनेजर चाहता है कि वो फोमी को छोड़ दे और उसके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट करे, लेकिन सिया उससे बिना कुछ कहे अपनी जॉब से रिजाइन देकर चली जाती है। वो जानती है कि इन सब के पीछे उसके एक्स बॉयफ्रेंड राइको का हाथ है, इसलिए वो उससे मिलने उसके घर पर जाती है। और सिया के जाने के बाद राइको की जिंदगी एकदम खराब हो चुकी है। वो जॉब छोड़ चुका है और दिन रात बस शराब के नशे में डूबा रहता है। और यहाँ पर सिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो फोमी को बदनाम करना बंद करे और राइको उससे कहता है कि वो उसे अपनी लाइफ में वापस पाना चाहता है। और सिया उससे कहती है कि तुमने जो भी आज तक मेरे लिए किया उस सब के लिए शुक्रिया, लेकिन अब हम कभी एक साथ नहीं हो सकते। और इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन इसी सदमे में राइको अपने आप को चाकू से घायल कर लेता है और उसको हॉस्पिटलाइज करवाने के लिए रिया एम्बुलेंस को कॉल करती है। और यहाँ पर राइको सिया का हाथ झटकते हुए कहता है कि अब वो उसका पीछा कभी नहीं करेगा और अब सिया अपनी जिंदगी में आजाद है। और इधर फोमी की गर्लफ्रेंड उससे मिलकर 7 साल पुरानी घटना के बारे में पूछती है, लेकिन जवाब में फोमी उसे सच नहीं बताता और वो उससे कहता है कि जो कुछ भी तुमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है वो एकदम सच है। और अब ये सब सुनकर उसका दिल एकदम टूट जाता है और वो यहाँ से रोते हुए चली जाती है। और यहाँ पर फोमी ने उसको सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो अपने आप को उसके लायक नहीं समझता। और इधर सिया को फोमी की पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया है और यहाँ पर सिया उन्हें काफी समझाने की कोशिश करती है कि फोमी ने कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते बल्कि उसके ऊपर ही इल्जाम लगाते हैं कि आज जो बच्ची फोमी के पास है वो भी उसी ने उसे ऑफर की थी। अब उस बच्ची को लेने कुछ पुलिस वाले फोमी की शॉप पर जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जूली की बेटी बहुत ही इत्मीनान से अपनी ड्राइंग कर रही थी। और जब पुलिस वाले उसे यहाँ से ले जाने लगते हैं तो वो मदद के लिए फोमी को पुकारती है और फोमी उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले फिर भी उस बच्ची को वहाँ से ले जाते हैं। और ये देख के हमें पता चलता है
कि फोमी का प्यार हमेशा ही अनकंडीशनल रहा है। और यहाँ से फ्लैशबैक के एक सीन में हमें पता चलता है कि बाहर वालों ने ही नहीं बल्कि फोमी के खुद के घर वालों ने, उसकी मदर ने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और यहाँ पर फोमी की मदर ने फोमी के पैदा होने पर एक प्लांट लगाया था, लेकिन फिर वो फोमी को एक फेलियर की तरह देखने लगी और उस प्लांट को भी उखाड़ कर फेंक दिया। और इधर अब रात को जब सिया घर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि एक अंधेरे कमरे में फोमी कोने में बैठा हुआ था। और यहाँ पर वो शर्मिंदा नजरों से फोमी से कहती है कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि एक बार फिर से बिना किसी गलती के तुम्हें मेरी वजह से बदनाम होना पड़ा और इस बार भी मैं कुछ नहीं कर पाई। और वो कहती है कि दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। और इतना कहकर जब सिया वहाँ से जाने लगती है तो अचानक से ही फोमी उठ खड़ा होता है और वो सिया के सामने अपने सारे कपड़े उतार कर उसे वो सच्चाई बताता है जिसको उसने आज तक पूरी दुनिया से छुपा के रखा, फोमी की जिंदगी का वो राज जिसकी वजह से वो हमेशा ही अकेला रहा। और वो राज ये होता है कि बचपन से ही फोमी ट्रांसजेंडर है। इसका मतलब फोमी को उस गुनाह की सजा मिली जो वो कभी कर ही नहीं सकता। और जिंदगी में पहली बार किसी को अपना सच बताकर वो फूट फूट कर रोने लगा और सिया ने उसे संभालते हुए गले से लगा लिया। और अब जी भर के रोने के बाद वो इत्मीनान से सो रहा है कि अब उसकी जिंदगी के गम बांटने के लिए सिया उसके साथ है और इसके आगे की जिंदगी ये दोनों उसी तरह जीने लगते हैं जिस तरह ये 7 साल पहले थे। और ऐसे ही मिले जुले इमोशंस के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो कैसी लगी ये मूवी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।